बच्चों, इस वीडियो में हम सूत्र बनाने के लिए आगे प्रैक्टिस समझेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि यौगिक सूत्र जो हमारे आयनिक लवण होते हैं या आयनिक यौगिक होते हैं उनके सूत्र हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हमने एक नियम पढ़ा था इसमें कि हमें कोई भी सूत्र बनाने के लिए एक धातु आयन यानी कि धातु आयन कौन से होते हैं बेटा, एक धातु आयन चाहिए। धातु आयन होते हैं हमारे धनायन। ठीक है, धनायन यानी कि जिनमें प्लस आवेश होता है। ठीक है, और एक अधातु आयन चाहिए। ठीक है, जो अधातु आयन होते हैं वो कौन से होते हैं? ऋण आयन यानी कि जिनमें नेगेटिव आवेश होता है। ठीक है, अब हमारे पास अगर एक धातु आयन है कोई सा भी, आप देख रहे हो। ठीक है, आप ये टेबल में देखो कि इन टेबल में ये जो हैं आपके ये, ठीक है, ये सब क्या है आपके? ये सब हैं आपके धातु आयन। ठीक है, जबकि ये भी धातु आयन। ठीक है, जबकि जो आपके नेगेटिव वाले हैं, माइनस आवेश वाले, ये सब हैं अधातु आयन। तो हम किसी भी धातु आयन का किसी भी अधातु आयन के साथ, चाहे वो एक परमाणु हो या बहु परमाणु, हम उसका यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं धातु और अधातु के जिनसे यौगिक नहीं बन सकते, तो वो अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है, वो बड़ी क्लासेस का टॉपिक है। अभी आपके लिए इतना समझना काफी है कि ये जो आपको टेबल दिया हुआ है इसमें से कोई सा भी धातु आयन किसी भी अधातु आयन के साथ जोड़कर आप यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसी में समझाऊंगी अलग अलग कॉम्बिनेशन हम इस टेबल में से धातु और अधातु के लेंगे और हम उसमें से सीखेंगे कि हमें यौगिक सूत्र कैसे बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैं आज कल आपको सोडियम का समझाया था, आज कुछ अलग लेती हूँ। जैसे कि आज लेते हैं सिल्वर। तो सबसे पहले हम धातु का नाम लिखते हैं। क्या यौगिक बनेगा? जो भी यौगिक बने उसका पहला अक्षर सिल्वर ही होगा क्योंकि धातु आयन सिल्वर का है। दूसरा, अब हमें इसमें एक चाहिए माइनस आवेश वाला यानी ऋण आयन अधातु का। ठीक है, अब हम कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे एक एक परमाणु या फिर बहु परमाणु। यहाँ आज मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ बहु परमाणु का। ठीक है, अब मैं आपके लिए ये वाला बहु परमाणु ले रही हूँ। ठीक है, जो मैंने सर्कल किया है, कौन सा है ये बहु परमाणु? कार्बोनेट। तो अब ये क्या बन जाएगा मेरा? अगर मैं सिल्वर ले रही हूँ ये, ठीक है, और कार्बोनेट ले रही हूं ये, तो मेरा बन जाएगा सिल्वर कार्बोनेट। ठीक है, ये मेरा यौगिक बनेगा। अब इसका सूत्र मैं कैसे बनाऊंगी? देखिए, सबसे पहले इनके प्रतीक लिखूंगी। सिल्वर का है Ag, आप देख सकते हो यहाँ टेबल में, और कार्बोनेट का है CO3। ऊपर का जो 2 माइनस है सिर्फ वो इसकी संयोजकता है। ठीक है, तो संयोजकता हम अगले स्टेप में लिखेंगे। सिल्वर की संयोजकता है +1 और कार्बोनेट की संयोजकता है -2। अब इनको हम इस तरीके से आड़ा गुणा कर देंगे, तो सिल्वर के आगे मेरा आ जाएगा 2। ठीक है, सीधे हाथ पे नीचे की तरफ छोटा सा बनाएंगे 2। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें प्लस और माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो Ag के आगे 2 आ गया और CO3 के आगे आ गया 1। अब इसके आगे 1 कैसे लगाएंगे? महत्वपूर्ण बात ये है, तो इसके लिए भी आपको एक नियम समझाया था मैंने कि इसके आगे जब हम संयोजकता लगाते हैं बहु परमाणु आयन के आगे, तो हमें उसे ब्रैकेट में करना होता है और उसके बाहर उसकी संयोजकता लिखनी होती है। तो लेकिन 1 हमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती कभी भी, ये आपको समझा चुकी हूं मैं। तो ये बन जाएगा Ag2CO3। 1 हटा देंगे और 1 हटा रहे हैं, संयोजकता नहीं लिखनी है तो ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। तो हमारा इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा Ag2CO3। इतना क्लियर है? तो अब मैं आपको एक और उदाहरण लेकर समझाती हूँ। इस टेबल में से कोई सा भी एक धातु आयन और कोई सा भी एक अधातु आयन लेकर आप अपने आप इसको जितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आप संयोजकता 2 में पहला आयन देखिए मैग्नीशियम। तो मैं ले रही हूं मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम के साथ मैं जो अधातु आयन ले रही हूं वो मैं ले रही हूं अमोनियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम, सॉरी बेटा, अमोनियम भी धातु हो गया, अधातु में मैं ले रही हूँ हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम का प्रतीक देखिए Mg, और हाइड्रोक्साइड का OH, ठीक है। मैग्नीशियम की संयोजकता है +2 और हाइड्रोक्साइड की है -1। अब इसको आड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, Mg के आगे तो आ जाएगा मैग्नीशियम के आगे 1 और OH के बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर 2, ठीक है। अब ये भी बहु परमाणु के ना हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए ब्रैकेट के बाहर संयोजकता लगाएंगे 2। अब 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये बन गया Mg और ब्रैकेट के साथ OH2। तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो या तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करिए, तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। अब अगला एक और उदाहरण लेते हैं कुछ भी। अब हम लेते हैं आयरन का, लेते हैं सबसे आखिर में, देखिए आयरन 3। अब देखिए आप एक चीज और इसमें समझना जरूरी है, जैसे आप कॉपर और आयरन देख सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो 2 प्रकार की संयोजकता का प्रदर्शन करती हैं। जैसे कॉपर जो है वो 1 संयोजकता का भी करती है और 2 का भी, ऐसे ही आयरन जो है 2 का भी करता है, 3 का भी करता है। तो अभी हम आयरन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन 2 ऑक्साइड, ठीक है। अब मैं आपका बहुत ही सिंपल ले रही हूँ ऑक्साइड, जिसके सबसे ज्यादा, जिस अधातु के सबसे ज्यादा यौगिक आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आयरन 2 ऑक्साइड के लिए आप देखिए आयरन 2 ले रहे हैं आप, तो सिंबल तो वही रहेगा, सिर्फ क्या फर्क आएगा संयोजकता में, ऑक्साइड का O, ठीक है। अब जो संयोजकता है इसकी, आयरन 2 की संयोजकता आएगी +2 और ऑक्साइड की आएगी -2। अब जब आप इसको क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe2O2, अब 2 कैंसिल होके ये आपका बन जाएगा FeO। अब ये हमारा आयरन 2 ऑक्साइड है और आयरन 2 को हम फेरस भी कहते हैं, तो ये बन गया हमारा फेरस ऑक्साइड, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं आपको अंतर दिखा रही हूं कि 2 फॉर्मूलों में क्या बनेगा, 2 सूत्रों में क्या बनेगा। अब हम ले रहे हैं इसी का दूसरा पार्ट, आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। अब आयरन 3 ऑक्साइड जो है इसका आप देखिए Fe और O, इसकी जो संयोजकता बनेगी, ठीक है, Fe आयरन 3 की +3 और O की -2, जब आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा Fe2O3, ठीक है। अब ये जो Fe2O3 है ये है आयरन 3 ऑक्साइड, और आयरन 3 को हम फेरिक भी बोलते हैं, तो ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड। तो अब इस उदाहरण से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दोनों ही आयरन ऑक्साइड है, लेकिन खाली कौन सा आयरन उसमें उपस्थित है उसकी संयोजकता के आधार पे दोनों के सूत्र अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इतना ही समझा रही हूँ, फिर अगले पार्ट में हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे।